Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. Good evening, listeners, and welcome to this Sunday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today being Sunday, we'll also be taking calls from our listeners on any queries that you may have on mutual fund and related matters. You can connect with us on telephone numbers 2331 4444, 2342 1050 and 2331 0464. And of course, do prefix the code 011. Along with Subodh Mishra, I am Sarabjit Kaur. धन्यवाद सरबजीत और नमस्कार श्रोताओं। कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 2331-4444, 2342-1050 और 2331-0464। दिल्ली से बाहर के और मोबाइल से फोन करने वाले श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 डायल करें। आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट आकार रस्तोगी। आकार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। जी, थैंक यू। पहले हेडलाइंस के साथ सरबजीत। Prime Minister Narendra Modi says our next big priority is becoming self-reliant in technology, inaugurates 3 new Vande Bharat trains. Global crude oil prices marked their steepest weekly losses since late June, and markets likely to focus on global developments and key macroeconomic data for cues next week. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमारी अगली प्राथमिकता है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना। 3 वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन किया। पिछले हफ्ते दुनिया में कच्चे तेल की कीमतों में जून के बाद से सबसे तेज गिरावट और अगले हफ्ते शेयर बाजार का फोकस रहेगा दुनिया में जारी गतिविधियों और आर्थिक आंकड़ों से मिले संकेतों पर। आइए पहली खबर पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में नम्मा मेट्रो के तीसरे चरण का उद्घाटन किया। उन्होंने बेंगलुरु से बेलगावी, अमृतसर से कटरा और नागपुर से पुणे के लिए वंदे भारत रेल सेवाओं का भी उद्घाटन किया। इसके अलावा एक और बड़ी खबर यह है कि कल पंजाब से अनंतनाग पहुंची पहली मालगाड़ी ने कश्मीर घाटी के परिवहन ढांचे और व्यापार को मजबूत बनाने में एक नया अध्याय शुरू किया है। उद्घाटन के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी अगली प्राथमिकता भारत को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय टेक कंपनियों ने पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी है और पूरे विश्व के लिए सॉफ्टवेयर और उत्पाद विकसित किए हैं। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचना होगा। उन्होंने उभरते हुए क्षेत्रों की अगुवाई के लिए केंद्रित प्रयासों का आह्वान किया और विश्वास व्यक्त किया कि कर्नाटक की प्रतिभा आत्मनिर्भर भारत की अगुवाई करेगी। प्रधानमंत्री ने सुधारों और प्रदर्शनों तथा परिवर्तनों के माध्यम से भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए अपनी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि 2014 से पहले भारत की स्थिति बहुत उल्लेखनीय नहीं थी, लेकिन आज ये दुनिया की 5 सबसे बड़ी और तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। मेट्रो रेल 5 शहरों से बढ़कर 24 शहरों तक पहुंच गई है और मेट्रो नेटवर्क के मामले में ये दुनिया में तीसरे नंबर पर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बेंगलुरु जैसे टेक हब कहलाने वाले शहरों को मेट्रो रेल से फायदा होगा और बुनियादी ढांचे तथा आवागमन में सहूलियत होगी। और Subodh, I can see that our first caller has joined in. Yogesh ji has joined in from Delhi. Please ask your question. सभी को बहुत बहुत नमस्कार और रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे 2 सवाल हैं। मेरा पहला सवाल यह है कि क्या म्यूचुअल फंड में एसएनआई जो निवेशक होते हैं जिनकी नेटवर्क ज्यादा होती है, क्या वो म्यूचुअल फंड में किस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं? क्या कोई ब्लॉक डील की जा सकती है या फिर वो भी लमसम ही करते हैं? और इसके ऊपर क्या अपर कैप होती है अमाउंट के ऊपर? दूसरा सवाल यह है कि अभी मार्केट धीरे धीरे करेक्ट होने लगा है और हमने जो लमसम पैसा रखा था हमने एसडब्ल्यूपी के माध्यम से निवेश के लिए लगा रखा है ऑलरेडी, पर कुछ पैसा अपॉर्चुनिस्टिक बाइंग के लिए जो रखा हुआ है लोअर लेवल्स पे, उसको कब
डिप्लॉय करा जाए, क्या पी मार्केट का देखा जाए कितना पी होना चाहिए, वैल्यूएशन क्या फेयरली वैल्यू सेंसेक्स कहलाएगा? योगेश जी, जो आपका पहला सवाल था कि जो HNIs है वो मार्केट में पैसा जैसे लगाते हैं, उनके लिए भी एक तरीके से जो नॉर्मल हमारे तरह का जो हमारे लिए फैसिलिटीज़ है, लमसम या SIP, या फिर एक पहले लमसम को हमने किसी डेट फंड में पार्क करके वहाँ से STP कर दिया, तो सेम ऑप्शंस उनके भी पास है। उनके लिए कुछ सच अलग नहीं है HNIs के लिए म्यूचुअल फंड्स में लगाने के लिए। म्यूचुअल फंड सबके लिए एक तरीके से ही काम करते हैं। और जो आपका सेकंड सवाल था कि अभी जैसे मार्केट थोड़ा थोड़ा करेक्ट होना शुरू हो गया है, तो अपॉर्चुनिस्टिक बाइंग के लिए जो आपने पैसा रखा हुआ था वो कब आपको लगाना चाहिए और मार्केट के किन पैरामीटर्स पे लगाना चाहिए, देखिए डिपेंड करते हैं कि आपने अपने जो एक पैरामीटर्स बनाए हैं शुरू में वो आपने क्या रखे। कुछ लोग होते हैं वो देखते हैं कि पीक से जब मार्केट 10% गिर गया है तो तब लगाते हैं। कुछ लोग होते हैं कि वो देखते हैं कि जो एक लास्ट 5 इयर्स का एक मीडियन PE था उससे जब नीचे आ गया तब लगाना प्रेफर करते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रैटेजी पे आपने किस तरीके के पैरामीटर्स लगाए। बट आपने खुद ही एक चीज़ कही कि जो अपॉर्चुनिस्टिक बाइंग के लिए आपने पैसा रखा है वो आपने बहुत थोड़ा रखा है, तो उसको आप थोड़ा ही रखिएगा, बहुत ज़्यादा पैसों के साथ एक्सपेरिमेंटेशन इनिशियली मत कीजिएगा। जी, अगले कॉलर है दिल्ली से प्रकाश, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। हाँ जी, मार्केट मंत्रा टीम का नमस्कार जी। नमस्कार सर, मेरे 2 सवाल हैं। एक तो मेरा ये है कि मेरे 3 फंड है, एक्सिस ब्लू चिप फंड, SBI ब्लू चिप फंड और क्वांटम स्मॉल कैप फंड, क्या ये तीनों ठीक है? दूसरा सवाल मेरा ये है कि ये मैं जैसे किसी को 25,000 का लास्ट ईयर मुझे प्रॉफिट हुआ है, तो मैं रिटर्न में क्या मुझे शो करना है? अगर वो मेरे को टैक्स नहीं लगेगा तब भी क्या शो करना जरूरी है? और उसके लिए कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है? ITR 1 भरना पड़ता है, ITR 2 भरना पड़ता है? थैंक यू। देखिए, जो आपका जो सेकंड सवाल था कि आपका जो 25,000 का प्रॉफिट हुआ है म्यूचुअल फंड्स बेचने पे कि क्या वो ITR में शो करना पड़ेगा, तो इसका शॉर्ट आंसर है येस, आपको वो दिखाना पड़ेगा। भले ही 1.25 लाख तक का इक्विटीज के थ्रू जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है वो टैक्स एग्जेम्प्ट होता है, बट तब भी आपको जो एक ITR फॉर्म है उसमें आपको प्रॉपर ये चीज़ें डिटेल्स देनी पड़ेंगी कि आपने इतने की सेल की थी, उसमें से आपका इतना कैपिटल गेन्स है, और फिर वहाँ पे एक जो रेलेवेंट सेक्शन है वो लग के आपके जो टैक्स लाइबिलिटी है वो ज़ीरो हो जाती है। ITR 1 खाली सैलरीड के लिए होता है, लेकिन इस बार जो एक ITR 1 आया है उसमें आप नॉर्मल इक्विटी के थ्रू कैपिटल गेन्स अगर आपका 1.25 लाख को क्रॉस नहीं करा है तो भी आप यूज़ कर सकते हैं इस नए फाइनेंशियल ईयर के लिए। बाकी इसके लिए टैक्स रिलेटेड चीज़ों के लिए मेरी सलाह रहेगी कि आप एक टैक्स एक्सपर्ट से ज़रूर इसकी एक दफ़ा पुष्टि कर लें। Well, moving on to the next big story of the day, global crude oil prices marked their steepest weekly losses since late June amid tariff-hit economic outlook. Brent crude futures fell 4.4% during the week to settle at $66.59, while WTI crude futures finished 5.1% lower to end at $63.88 per barrel. Meanwhile, markets are awaiting meeting between Russian President Vladimir Putin and his US counterpart Donald Trump. The potential meeting between the two leaders raises expectations of a diplomatic end to the war in Ukraine. This might lead to eased sanctions on Russia and comes amid heightened trade tensions between Trump and nations buying Russian oil. Earlier, higher US tariffs on imports from a host of trade partners went into effect on Thursday. This has further added to concerns over economic activity and demand for crude oil. आप अगर म्यूचुअल फंड से जुड़े कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो 2331-4444, 2342-1050 और 2331-0464 पर फोन कर सकते हैं। इससे पहले STD कोड 011 डायल करें। और चले हम अगले कॉलर के पास। सरबजीत जी, भोपाल से शंकर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। शंकर जी, अपना सवाल पूछें। नमस्ते मार्केट मंत्रा टीम, सरबजीत मैडम को भी और आप सबको। सर, मेरा सवाल है ये, in this scenario of Trump making duties and all that on our products, how this will affect our mutual funds? Will this, or what are other risks other than such risk? ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह की अमेरिका से रिस्क आ जाएगी। What are other risks which are there for mutual fund investor? Because now our returns are moderating. They are not as good as they looked like in 23-22. So what action you would recommend to make our investment tax efficient
because whenever we will withdraw, it will be attracting capital gain 12.5% on equity. तो क्या कोई तरीके हैं where we can make more efficiently this manage more efficiently tax harvesting वगैरह ऐसा कुछ करके है क्या? Please explain. Thank you. Shankar ji, definitely, I mean, with everything, all the geopolitical tensions going on, there might be short-term volatility in the market, and we have already seen some downs over the last week. So, but that said, this is not the first time when, any certain kind of geopolitical tension has come up. Even in the past, like, there have been numerous instances. So, during such times, the best strategy is to do nothing. I mean, just stick with your long-term plan, continue with your SIPs, do not panic, and do not make any decision in haste. The best strategy is just to go with your long-term plan, stay well diversified, and if you haven't diversified, ensure that you have that you are now diversified and following a asset allocation plan for your portfolio which has adequate fixed income portion as well as equity as per your goal and as per your risk appetite. जी आकार, आपने जैसा बताया कि हम निवेश में बने रहें, हम ज्यादा कोई उठापटक करने की कोशिश ना करें अपने आप, लेकिन अगर मान लीजिए किसी को अगले साल अप्रैल तक या मई तक इन पैसों की जरूरत हो, जो निवेशित पैसा है उसका, उस समय उसको जरूरत हो, तो उसको क्या अभी से निकालने के बारे में सोचना चाहिए या उसको भी इंतजार करना चाहिए उस समय तक? नहीं। सो देखिए, जब भी आपका गोल करीब आता है तो कभी भी लास्ट मिनट तक तो आपको रुकना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मार्केट लास्ट मिनट के लिए बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी वो नीचे जा सकती है। तो हमेशा बेहतर रहता है कि जैसे जैसे आप अपने गोल के पास पहुंचे तो साल 1.5 साल पहले से SWP के माध्यम से एक ग्रेजुअल मैनर में हर महीने एक फिक्स इंस्टॉलमेंट्स में पैसा विड्रॉ करके अपने बैंक अकाउंट में या फिर एक शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड में जो कि वोलाटाइल नहीं होते, वहां पे आप पार्क करना शुरू कर दीजिए। ये एक तरीके से एकदम ऑपोजिट हो गया जैसे आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं SIP के थ्रू। जब आप SIP के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो होता क्या है कि आप एक परचेज कॉस्ट को एवरेज आउट करते हैं और एक रिस्क कम करते हैं, जो कि होता है कि मार्केट के हायर लेवल पे सारा पैसा इन्वेस्ट करने का। ठीक उसके विपरीत जब आप निकालते हैं तो एक तरीके से हो जाता है कि आप हर महीने विड्रॉ करके कुछ अमाउंट एक मार्केट के लो लेवल पे सारा पैसा रिडीम करने का रिस्क रिड्यूस करते हैं। जी चले अगले कॉलर के पास, गाजियाबाद से अमित हमारे साथ हैं। अमित, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो मेरे पास 2 फंड्स हैं, एक मेरे पास है पराग पारी का फ्लेक्सी कैप फंड और दूसरा है मेरे पास ICICI का इक्विटी एंड डेप्थ फंड। अब मेरे पास लमसम अमाउंट है, अराउंड 15 लाख है। अब मुझे इसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो मुझे आपका सजेशन चाहिए कि कौन से 1-2 फंड मुझे सजेस्ट करिए जिसमें मैं STP के थ्रू, मतलब लिक्विड फंड में पहले इन्वेस्ट कर दूं, लमसम डाल दूं और उसके बाद STP से मैं SIP लगा दूं, तो सो दैट कि मेरा वो जो है मेरे को उसमें लिक्विड फंड का भी बेनिफिट मिले लिक्विड फंड में, प्लस फिर वहां से मैं इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर सकूं। दैट इज माय क्वेश्चन। आपका अप्रोक्सीमेट होराइजन कितना रहेगा? आई थिंक वो डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, बट जैसे कि उन्होंने मेंशन किया था कि लॉन्ग टर्म रहेगा, तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि कुछ 8-10 साल का रहेगा। सो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, जैसे कि आपने खुद कहा कि आप लमसम नहीं करेंगे, STP के ड्यूरेशन के STP के थ्रू करेंगे, तो यहाँ पे एक पहले असेस कीजिए कि ये जो पैसा है, जो 15 लाख रुपए है, ये मैं मानता हूँ कि बहुत अहमियत रखता होगा आपके लिए, बट ये हर किसी के लिए एक थोड़ा सा सब्जेक्टिव मैटर होता है। कुछ लोगों के लिए जैसे होता है कि ये एक पूरे साल की एनुअल इनकम होती है, कुछ लोगों के लिए होता है 3-4 साल की एनुअल इनकम होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि आप इसको कितने समय में तोड़ के कितने समय में स्प्लिट करके इन्वेस्ट करें। इसके लिए एक जो आसान थंब रूल होता है वो ये होता है कि आपको जितना टाइम लगा है उस पैसे को कमाने में, उसके हाफ द पीरियड में इन्वेस्ट कर दीजिए। जैसे कि अगर वो आपको एनुअल बोनस है तो आप उसको 6 महीने में स्प्लिट कर दीजिए। और वहीं अगर ये एक विंडफॉल है, कुछ एक वंस इन अ लाइफ टाइम थिंग है, या कुछ आपने जैसे कुछ रियल एस्टेट में बेचा है, उसके कुछ प्रोसीड्स है, तो फिर वहां पे हम लोग यूजुअली कहते हैं कि आप 3 साल में स्प्लिट कर दीजिए। 3 साल से ज्यादा स्प्रेड इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि एक 3 साल एक रीजनेबल पीरियड है जिसमें मार्केट के अप्स एंड डाउन्स देख के पूरा का पूरा एक मार्केट साइकिल कैप्चर हो जाता है। पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, वो अच्छा फंड है, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के लिए एक फ्लेक्सी कैप फंड है। तो
एक स्ट्रैटेजी आप यही रखिए मेरी सलाह में कि आपका जो लगभग 70% के आसपास का पैसा है, 70-80%, वो आपका डाइवर्सिफाइड इक्विटी जैसे कि आपका फ्लेक्सी कैप फंड्स हो गए, या फिर आप मल्टी कैप में भी जा सकते हैं। मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप से इस तरीके से अलग हो जाते हैं कि उनका मैंडेट है कि उनको 25% पैसा तीनों में, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में जरूर लगाना है। तो वहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड मैनर में डाइवर्सिफिकेशन हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि आपका हर टाइम पे 25% पैसा तीनों में है। फ्लेक्सी कैप में थोड़ा सा ज़्यादा टिल्ट लार्ज कैप की तरफ हो जाता है, क्योंकि उनका साइज बहुत बढ़ चुका है, फंड मैनेजर के पास पूरी छूट होती है। तो आप अपना 2/3 पैसा अंदाजन फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप फंड्स में लगाए। ऊपर से आप एक मिड या स्मॉल कैप फंड उसमें ऐड कर सकते हैं, जिससे कि आपको ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपके रिटर्न्स को बूस्ट मिल जाए और आपको एक ज़्यादा बेहतर रिटर्न मिल सके। Our next caller is from Delhi. राजेश जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम सीनियर सिटीजन हैं, रिटायर, तो हमारा ब्रांच बैंक में एफडी बना हुआ है और इसी महीने में हमारे को वो मैच्योर हो जाएगी। और लगभग ये बताइए, 1 साल के लिए म्यूचुअल फंड में अगर हम लमसम पैसा लगाना चाहें 15-20 लाख रुपए, तो ये ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, या हम एफडी में बने रहे, या और इससे बेटर पोस्ट ऑफिस में भी कोई समाधान है इसके लिए? आपने होराइजन बताया 1 साल, तो 1 साल के हिसाब से मेरी सलाह रहेगी कि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की तरफ तो बिल्कुल भी ना जाए। तो आपके लिए जो बेहतर ऑप्शंस होंगे वो या तो होंगे कि आप लिक्विड फंड में पैसा डाल सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स के लिक्विड फंड में, या फिर आप अपना बैंक एफडी के साथ भी बने रह सकते हैं। Our next caller is also from Delhi. वीरेंद्र, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी मैम, नमस्कार, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है। जी नमस्कार जी मैडम, मैं 5 मेरा SIP चल रहा है मैडम। एक आदित्य बिरला सनलाइफ पेवर वैल्यू है, और एक आदित्य बिरला लार्ज कैप है, और कोटक मिड कैप, कोटक लार्ज कैप एंड मिड कैप, और कोटक स्मॉल कैप। 5 चल रहा है 1,000 का। ठीक है मैडम जी। तो मैडम यही पूछना चाहता हूँ, ठीक है मैडम, कि कुछ चेंजेस करना चाहिए मैडम? थैंक यू मैडम। देखिए, आपके फंड्स जो भी 4-5 आपने फंड्स बताया, मैं देख रहा हूँ कि आपने अच्छे से डाइवर्सिफाई किया है। कुछ पोर्शन आपने लार्ज कैप में लगाया है, कुछ लार्ज एंड मिड में लगाया है, और फिर आपने कोटक स्मॉल कैप का चुनाव करके आपने स्मॉल कैप को भी एक एडिशनल रिटर्न्स को बूस्ट देने के लिए आपने वहाँ पे भी पैसा लगाया है। आपका पोर्टफोलियो ओवरऑल डाइवर्सिफाइड लग रहा है, अच्छे फंड्स लगे हैं, बट आपको ध्यान ये रखना है कि आप इसको एक कंटिन्यूस मैनर में डिसिप्लिन तरीके में निवेश करते रहे। बीच में अगर छोटा मोटा वोलेटिलिटी आती है शॉर्ट टर्म में, तो उससे घबरा के आपको SIP रोकनी नहीं है, बल्कि आप इसको कम से कम 5-7 साल के लिए कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करते रहिए। Listeners, welcome back to your own show Market Mantra, and today being Sunday, we are all set to answer all your queries on mutual funds. You can connect with us on our telephone numbers 2331 4444, 2342 1050 and 2331 0464, and of course do prefix the code 011. Moving on further in the show, Subodh, let's talk about the next big story of the day. During the truncated 4-day trading week with Indian markets closed on Friday for Independence Day, investors are likely to remain cautious with focus on trade and tariff-related developments. The upcoming meeting on Friday between the presidents of US and Russia, an outcome of the US-China trade talks with their 90-day truce deadline approaching on August the 12th, will impact investor sentiment. On macroeconomic front, domestic inflation data for July, CPI on Tuesday and WPI on Thursday will be watched keenly by investors. The US inflation and retail sales data due next week will also impact market sentiment. Meanwhile, announcements of corporate earnings for the first quarter of 2024-25, which so far have been a mixed bag, and foreign portfolio investors' trend will continue to be important factors impacting Indian markets next week. And meanwhile, from Odisha, Ambuja joins us with the next question. Good evening, Market Mantra. Good evening. Thank you. My question is, what kind of fund is in QTI Nifty 200 Momentum 30 Index Fund? Thank you. It's a factor-based, passively managed fund. So, what this fund does is that it takes the top 200 stocks, and within that universe of stocks, it applies
certain parameters which defines momentum, and out of those it selects 30 stocks and invests some money in that particular proportion. So I would say it's a mix of passively managed fund with some brain applied to it. It's not a normal passive fund, the normal index fund, because here we have some factor indices, factors playing role over there called the momentum. So with these funds, it's always best not to make them the core of your portfolio, but just to supplement the core of your portfolio. It should just form a small part of your portfolio. जी, गुरुग्राम से पीके बैनर्जी हमारे साथ है। स्वागत है आपका, सवाल पूछें। हेलो जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। म्यूचुअल फंड में कितने साल तक हमें रहना चाहिए? आपने बताया 1 साल तक तो ठीक नहीं है, और मैक्सिमम कितने 5 साल तक ठीक रहता है? और इसमें गोल्ड में जाने में, गोल्ड परचेज में, बिस्किट में बेनिफिट है क्या नहीं है? पोस्ट ऑफिस के बारे में भी थोड़ा बताइए, अगर एफडी में जाते हैं या पोस्ट ऑफिस में भी बेस्ट रहेगा सीनियर सिटीजन के लिए। म्यूचुअल फंड्स हर तरीके के हैं। सो आपके अगर जो आपकी नीड है, यहाँ पे हमारे पास एक ओवरनाइट कैटेगरी भी है जो कि खाली कुछ दिन के पैसे पार्क करने के लिए अच्छा है, और वहीं पे कुछ ऐसी कैटेगरीज भी है जो 10-15 साल या उससे ज्यादा के पैसे पार्क करने के लिए भी सूटेबल है। तो म्यूचुअल फंड्स में जो मेरा कहने का मतलब था कि आप 5 साल से कम में थोड़ा इतना सही नहीं रहता, वो बेसिकली इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के लिए था। वो म्यूचुअल फंड्स नहीं, बल्कि अगर आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू इक्विटीज में पैसा लगाते तो एक आमतौर पे आपका जो होराइजन है वो 5 साल का होना चाहिए। 5 साल से कम का अगर आपका होराइजन है तो आपको फिक्स्ड इनकम जो एक असेट क्लास आती है वहां पे देखना चाहिए। उसके लिए भी हमारे पास काफी म्यूचुअल फंड्स है। जैसे कि एक मैंने कहा कि अगर कुछ दिनों के लिए पैसा पार्क करना है तो उसके लिए ओवरनाइट है, और कुछ महीनों के लिए या 1 साल तक के ड्यूरेशन के लिए आप एक लिक्विड फंड का चुनाव कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड की कैटेगरी आती है, आप उसका भी चुनाव कर सकते हैं। 5 साल के बाद इक्विटीज ले सकते हैं। और आपका एक सवाल था कि गोल्ड का जो एक बिस्किट होता है उसमें पैसा लगाना चाहिए कि नहीं। देखिए, गोल्ड आपके पोर्टफोलियो के लिए एक हेज की तरह काम करता है। आपको बहुत ज्यादा पैसा उसमें नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ज्यादा रिटर्न्स की उससे हमारे को बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं होती, बट एक हेज की तरह अच्छा रहता है। बट उसके लिए गोल्ड को फिजिकल फॉर्म में खरीदना मेरी समझ में सही नहीं रहेगा, क्योंकि जब भी आप फिजिकल फॉर्म में खरीदते हैं तो जो सबसे पहले एक रिस्क हो जाता है वो उसको सेफली सिक्योर करने का हो जाता है। आपको उसको कहीं पे ठीक से ध्यान से रखना पड़ता है, बहुत सारे तरीके की सिक्योरिटी को लेके उससे चीजें जुड़ जाती है। तो वहां पे अगर आप गोल्ड में एक्सपोजर लेना चाहते हैं तो आप गोल्ड ETFs ले सकते हैं, नहीं तो आप SGBs हमारे पास है वो ले सकते हैं। आजकल सेकेंडरी मार्केट में अवेलेबल है। नहीं तो कुछ हाइब्रिड फंड्स भी आ गए, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स, जो कि आपका इक्विटी, डेट और गोल्ड तीनों में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते हैं। आप डिजिटल फॉर्म में निवेश करना ज्यादा बेहतर रहेगा। और महाराष्ट्र से प्रसून जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, अपना सवाल पूछिए। मेरा एक क्वेश्चन था। एक्चुअली मैंने म्यूचुअल फंड में पहला हूँ, तो उसमें मैं लमसम में SBI PSU डायरेक्ट प्लान जो ग्रोथ है उसमें 1 लाख करीब इन्वेस्ट किया था। वो तो 1 साल पे रिटर्न बिल्कुल नहीं है, मतलब नेगेटिव या लगभग 0 है। तो उसको मैं चेंज करूँ या कंटिन्यू करूँ? सर देखिए, जो इक्विटी का सेक्टोरल फंड्स होते हैं इसमें मैं कहूँगा कि 1 साल का पीरियड बहुत ही कम है किसी भी फंड को अच्छे से देखने के लिए। बल्कि अभी आप पिछले 1 साल में देखेंगे तो मार्केट्स जनरली अच्छी इतनी नहीं रही है। 1 साल में नेट रिटर्न कुछ खास नहीं मिला है, तो आपका पैसा उसमें ऑलरेडी निवेशित है। आप बने रहिए उसमें, कुछ समय उसको और दीजिए। इक्विटीज को हमेशा थोड़ा एक लॉन्गर होराइजन चाहिए होता है। आप कुछ समय उसको दीजिए, फिर असेस करिएगा। जी, अगले कॉलर हैं दिल्ली से RS दहिया। स्वागत है आपका, सवाल पूछें। नमस्कार। नमस्कार सर, मेरे को एक्सपर्ट से एडवाइस चाहिए। आई इन्वेस्टेड अबाउट 7 to 8 months back in SBI Next 50 Index Fund and Invesco Infrastructure Fund, JM Flexi Cap Fund and Bank of India Flexi Cap Fund. All these were doing very well at that point of time, but now there is a drop in their performance 5 to 10%. How to handle this issue? So, as we were just talking, the last week itself hasn't been that good for markets. And, these kind of short-term dips and, volatility is very common when it comes to equities. So, it would be advisable to stay invested for a longer horizon.
I mean, do not get disheartened with these short-term dips. I mean, just stay there, invested for a longer period of time. और अभी थोड़ा सा वक्त है हमारे पास। आकार, आप बताना चाहेंगे कि कई सारे श्रोताओं को जानकारी की जरूरत होती है कि हाइब्रिड फंड में भी हम देखते हैं आजकल कुछ, और उसके अंदर भी कुछ कैटेगरीज नजर आ जाती हैं, तो वो समझ में नहीं आता है कि ये भी हाइब्रिड है और वो भी हाइब्रिड। तो हाइब्रिड किस तरह के हैं, कितने हैं? देखिए, हाइब्रिड कुल मिलाकर के 6-7 तरीके के हैं, जिसमें कि जो एक सबसे पहले हमारे पास आते हैं एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स आते हैं, जिसमें कि अराउंड 2/3 पैसा आपका इक्विटी में रहता है और 1/3 आपका फिक्स्ड इनकम में रहता है। फिर हमारे पास एक कैटेगरी होती है जो कि बहुत ही फेमस है एग्रेसिव हाइब्रिड के बाद, आपके डायनेमिक एसेट एलोकेशन या बैलेंस एडवांटेज फंड्स। ये जो फंड्स होते हैं, यहाँ पे फंड मैनेजर को छूट होती है कि इनका पैसा यहाँ पे आप 0 to 100 अपने हिसाब से वो इक्विटी डेट में मूव कर सकते हैं, बट आमतौर पे ये लोग 2/3 रखते हैं इक्विटी प्लस आर्बिट्राज में, जिससे कि टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है। और वहीं पे एक इक्विटी सेविंग्स है जो कि आपको इनकम जनरेट करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, इस पर हम चर्चा आगे भी अगले हफ्ते भी जारी रखेंगे। आकार, मार्केट मंत्र में आने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Listeners, before we wrap up, a reminder of the headlines. Prime Minister Narendra Modi says our next big priority is becoming self-reliant in technology, inaugurates 3 new Vande Bharat trains. Global crude oil prices mark their steepest weekly losses since late June, and markets likely to focus on global developments and key macroeconomic data for cues next week. And that's it in today's edition of Market Mantra. Goodbye. Market Mantra, Mantra. Market Mantra.